नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बटोगे तो कटोगे, ये योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा, और उसके बाद ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का धीरे धीरे ये नारा बनते चला जा रहा है, क्योंकि हरियाणा के चुनावों के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से विनय सहस्त्रबुद्धे उनके नेता ने एक पोस्टर लगाया। उस पोस्टर में योगी की तस्वीर भी है। बटोगे तो कटोगे का नारा वहां पर लगा हुआ है। तो क्या अब बीजेपी को ऐसा लगता है कि इस वाले नारे से हम हिंदुओं को ये कहेंगे कि जाति के आधार पर मत बटो, फायदा विपक्ष ले जाता है, और इसीलिए हिंदुओं को एकजुट रखने की ये मुहिम क्या काट है कास्ट सेंसस और संविधान वाले मुद्दे पर, जिस पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ता है? आज इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। तालियों के साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद बीजेपी के, सुरेंद्र राजपूत जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राजीव रंजन जी, प्रवक्ता जेडीयू के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और मृत्युंजय तिवारी जी, प्रवक्ता आरजेडी के, तालियों के साथ सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मौजूद युवा अपने प्रश्न भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। बहन और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बयान तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में दिया था, लेकिन इसकी गूंज महाराष्ट्र में भी सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र में ये पोस्टर इस बात की तस्दीक कर रहा है। बीजेपी नेता विनय सहस्त्रबुद्धे ने सीएम योगी का एक पोस्टर जारी किया है। सोशल मीडिया पर लिखा, बटेंगे तो कटेंगे। जाति और भाषा पर विभाजनकारी शक्तियों का जवाब देने का एक ही मंत्र है, बटेंगे तो कटेंगे। पोस्टर में नीचे लिखा है, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। महाराष्ट्र में पोस्टर लगा तो विपक्ष बौखला गया। ये सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है। जो लोग डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक समाज को बांट के, समाज में नफरत फैला करके, मुझसे और क्या उम्मीद करोगे? जिन्होंने अंग्रेजों से सीखा हो डिवाइड एंड रूल, मुझसे क्या उम्मीद करोगे आप? बीजेपी बहुत ही खतरनाक पार्टी है, और इसीलिए हम कहते हैं कि भाजपा आपको कोई भविष्य नहीं दे सकती। ये दंगे फसाद करा सकते हैं, नफरत फैला सकते हैं, झगड़ा करा सकते हैं। इनका तो नाम ही भारतीय झगड़ा पार्टी है। दरअसल हरियाणा में सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला दांव चल गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी ने जिन 14 सीटों पर प्रचार किया था, उनमें से 9 पर जीत मिली। सीएम योगी ने हिंदुओं को एकजुट होकर राष्ट्र के लिए वोट देने की अपील की थी। उन्होंने इस दौरान एजेंडा सेट करते हुए नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी की हरियाणा में बम्पर सीटों के साथ तीसरी बार वापसी हुई। हरियाणा की 90 में से 48 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई, जबकि कांग्रेस 37 सीट ही जीत सकी। वहीं जेजेपी को जनता ने पूरी तरह नकार दिया। ऐसा नहीं था कि योगी ने हरियाणा चुनाव में पहली बार बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दिया था। इस बयान का वो लिटमस टेस्ट यूपी में पहले ही कर चुके थे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। सीएम योगी के इसी बयान को अपने अंदाज में पीएम मोदी ने भी महाराष्ट्र में कहा था। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने एक और दांव चला है। नायब सैनी सरकार ने हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए अनुसूचित जाति आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे का फैसला लागू कर दिया। हालांकि इस फैसले पर बीएसपी सुप्रीमो और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट करते हुए लिखा, हरियाणा की नई बीजेपी सरकार ने एससी समाज के आरक्षण में
वर्गीकरण को लागू करने अर्थात आरक्षण कोटे के भीतर कोटा की नई व्यवस्था लागू करने का फैसला दलितों को फिर से बांटने और उन्हें आपस में ही लड़ाते रहने का षड्यंत्र है। ये दलित विरोधी ही नहीं बल्कि घोर आरक्षण विरोधी निर्णय है। कांग्रेस ने भी हरियाणा सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। यानी कुल मिलाकर हरियाणा के चुनाव ने साफ कर दिया कि बीजेपी का महाराष्ट्र और झारखंड में क्या एजेंडा होगा और विपक्ष का एजेंडा क्या होगा। अगर बीजेपी हरियाणा वाला दांव महाराष्ट्र और झारखंड में चलाने में कामयाब होती है तो जीत का दरवाजा खुल सकता है, वरना विपक्ष ने महाराष्ट्र में अगर वापसी की और झारखंड में सरकार बचा ली तो बीजेपी के लिए नतीजे के बाद मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज तक ब्यूरो। तो बटोगे तो कटोगे वाले नारे पर सुधांशु जी विपक्ष हमला कर रहा है और अखिलेश बाबू तो कह रहे हैं कि आपने अंग्रेजों से सीखा है डिवाइड एंड रूल। अखिलेश बाबू को शायद पता ही नहीं है अंग्रेजों के देश में जाके साल भर पहले कौन बोल रहा था कि वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटेन एंड अमेरिका आर साइलेंट एंड द डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फिनिश्ड। राहुल गांधी बोल रहे थे ना। और जब तक जाके ब्रिटेन में और अंग्रेजों से किसने सीखा है, मैं जाके कहता हूं चेक करिए 2005 मनमोहन सिंह जब गए और उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री दी, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड ने जिसने दिया था, गॉर्डन ब्राउन जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस में उन्होंने कहा हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है और हम आपकी लीगेसी को ले। कोई जाके मनमोहन सिंह का वो डॉक्यूमेंट चेक कर ले और अंग्रेजों से कौन सीखता उसके लिए भी मैं पुनः बोल देता हूं जो मैं पहले भी बोल चुका हूं। 16 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में हमें क्लियर मेजॉरिटी मिली थी। 18 मई 2014 को लंदन के अखबार द संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा है कि दिस डे 16th of May 2014 शुड बी कंसीडर्ड इंडिया सेकंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी बिकॉज अभी तक जो दल शासन कर रहे थे वो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी के माइंडसेट वाले थे, उनके ऊपर इंपैक्ट था। पहली बार एक ऐसे दल का शासन आया जिसमें कोई जानते उसने क्या वर्ड लिखा है, दिस डे 16th of May 2014 शुड बी रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री ऑन विच द ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। ये किसने लिखा है? वहां के अखबार ने। और आज इसलिए मैं कह रहा हूं और फिर मैं ये भी कहना चाहता हूं, जातिगत जनगणना किसने रोकी थी? 1951 में नेहरू जी की सरकार ने रोकी। नेहरू सरकार ने नहीं रोकी थी, संविधान सभा ने रोकी थी, क्योंकि सरकार 52 में चुनाव के बाद बनी है, जिसमें सारे लोग, लोहिया जी, जयप्रकाश जी, सारे के सारे लोग शामिल थे। और उन्होंने ये कहा था कि हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये डिवाइड एंड रूल था। चलो कोई बात नहीं, आज आपका मन है तो बदल दो। और अंत में कहूंगा, जब लड़ाई होती है तो क्या कहा जाता? साम दाम दंड भेद। आखिरी होता जब कोई ना चले तो भेद। और अब ये भेद का जो चाल चली जा रही है, ये क्यों चली जा रही है? क्योंकि 2021 में पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में अमेरिका में कॉन्फ्रेंस हुई, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। 2021 में मैं फिर बोल रहा हूं, हेनरी लूसी फाउंडेशन के क्रिस्टोफर शेरलॉट ने बाकायदा यह कहा कि कई लाख डॉलर के सपोर्ट से, मतलब प्रोजेक्ट के लिए अलॉटेड था फंड, वो क्या था कि हिंदू मेजॉरिटीरिज्म को कैसे कंट्रोल करना। उन्होंने कहा कास्ट सेंसस का प्रोजेक्ट लेना। 2021 से पहले कोई इनका स्टेटमेंट दिखा दीजिए राहुल गांधी जी का जातिगत जनगणना के बारे में। अच्छा, बटोगे तो कटोगे का मतलब क्या है? जरा हम लोग को मतलब समझाइए, पहले समझिए। बटने से कटने का मतलब यहां पे चुनाव होता तो कुछ नहीं था। हाँ। जहां पर देश में हिंदू कमजोर पड़ गया वो हिस्सा देश से कट गया। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ना पढ़ाई पे, लिखाई पे, मुद्दे की बात पे, विकास पे ध्यान दो, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, श्रीनगर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी, सबसे डेवलपमेंट ओरिएंटेड कम्युनिटी, सबसे बिजनेस वाली कम्युनिटी कश्मीरी पंडित थे, 6 महीने में साफ हो गए। लाहौर में 1947 में 75% पॉपुलेशन हिंदू और सिख की थी, 90% बिजनेस, पढ़ाई सब में वो आगे थे, 6 महीने में साफ हो गए। कराची में हिंदू सिंधी और हिंदू पंजाबी 2/3 से अधिक पॉपुलेशन थी और 90% बिजनेस और उस पर कंट्रोल था, 6 महीने में साफ हो गए। काबुल में 1/3 थे 1950 तक, हिंदू और सिख, बिजनेस पे कंट्रोल 80% था, साफ हो गए। और तो और बताऊं, इवन याद करिए पुराने जमाने गाना मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। 1/3 आबादी रंगून में थी, 80% हमारा बिजनेस पे लोग वो कंट्रोल करते थे। जहां ये कमजोरी जैसे ही आती चली जाती है ना, और कटना कितना दर्दनाक होता है, मैं कहना चाहता हूं, जोगिंदर नाथ मंडल जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, वो भी अनुसूचित जाति से थे। उन्होंने इसी झांसे में आ गए कि हम शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम्स के बीच का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जैसे इन लोग लगता है एक जाति प्लस मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और उसके बाद जाके किस दर्दनाक तरीके से वहां कटना पड़ा उन लोगों को। जोगिंदर नाथ मंडल का इस्तीफा 15 पेज का है करीब, नेट पे अवेलेबल है, जाके पढ़ लीजिए। तो कटना कितना दर्दनाक होता समझा जा सकता है। इसलिए हमारा क्या उद्देश्य है? अनेकता में एक मंत्र को जन जन फिर अपनाता है और तभी धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। क्या प्रॉब्लम क्या है बटेंगे तो कटेंगे वाले से? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आपको पसंद आ रहा है? अरे नहीं, हम, हाँ बिल्कुल सही कहा इन्होंने।
ये लोग इतना ज्यादा अभी बोल रहे थे, कह रहे थे पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बर्मा में हुआ, हर जगह का इनको याद है। इनको ये कतई याद नहीं है कि जिस वक्त ऐसा कुछ हो रहा था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन यानी संघ क्या कर रहा था, जनसंघ क्या कर रहा था। ये लोग थेथरई कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे इसके अलावा, और आज भी थेथरई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको बयानबाजी करनी। हम तो कहते हैं कि नल बटा, नील बटा, कोल बटा, भील बटा, अगड़ा बटा, पिछड़ा बटा, तभी तो भारतीय जनता पार्टी आई ना। बिल्कुल सही बात कही सुधांशु जी ने, बिल्कुल नहीं बटना है, कटेंगे नहीं, हम बटेंगे भी नहीं, बिल्कुल जान लीजिए सुधांशु जी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अब तक बांटा। आप लोगों ने कहा हमसे कि अगड़ा पिछड़ा हो जाओ, आप लोगों ने कहा कि संविधान का आरक्षण हम खत्म कर देंगे, आप लोगों ने कहा 400 सीटें दो, देश का संविधान बदल देंगे। हम लोग बटने की जगह पर एक हो गए, और एक हो गए तो आज की डेट में सुधांशु जी परेशानी में आ गए, हर बिल वापस ले रहे हैं। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, क्या नाम अंजना जी, कि बांटिए और काटिए। अब हम लोगों ने मान लिया है कि हम कतई नहीं बटेंगे। हां, अब भाजपा को बांटेंगे। कोई भाजपा होगी सुधांशु त्रिवेदी जी की, कोई भाजपा होगी योगी जी की, कोई भाजपा होगी मोदी जी की, कोई भाजपा होगी शाह जी की। आने वाले समय में भाजपा बटेगी, सुधांशु जी की भी होगी। हाँ हाँ, सुधांशु, अरे सुधांशु जी इस मामले में फिट आदमी है, फिटेस्ट कैंडिडेट है। ये संस्कृत भी अंग्रेजी में बोलते हैं, तो इतना बढ़िया संस्कृत अंग्रेजी में बोलते हैं ये, और आएंगे। पता जानते क्या करते हैं क्या नाम अंजना जी? प्रशंसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं। आपको जो समझ लें, है ना, बिल्कुल प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे भाई हैं, लखनऊ के हैं, ये अपनी जगह पर, हम बिल्कुल नहीं इस बात में। हाँ, ये बोलेंगे 16 जून, 15 जून, 14 जून ब्रिटिश के अखबार ने कहा कि अब इंडिया का एक्चुअल में आया है। अरे भाई, उसी ब्रिटिश के अखबार ने मोदी जी के बारे में जब उल्टी सीधी बातें लिखी थी तब। आज की डेट में कनाडा में क्या हमारी हो रही है, अमेरिका में क्या हो रही है। अब आज की डेट में तो 10 साल से आपकी सरकार है, आपके नेता कहते हैं कि अगड़ों को पिछड़ों से काट दो, आपके नेता कहते हैं हिंदू को मुसलमान के साथ बांट दो, आपके ही नेता कहते हैं कि दलित को अति दलित और पिछड़ा दलित टाइप में कर दो। तो ये लोग जितनी बातें कर रहे हैं आज की जनता सब समझ रही है। हमारा नल नील कोल भील सारे अगड़े पिछड़े सब समझ रहे हैं, हिंदू मुसलमान सब समझ रहे हैं। छोटा सा जवाब, एक सेकंड। क्या ये नारा जातिवाद की पॉलिटिक्स का आरोप जो आप विपक्ष पर लगाते हैं उसके खिलाफ नहीं है? क्या ये बटोगे तो हम हारेंगे वाली पॉलिसी नहीं है? बिल्कुल, इन्होंने जो बात कही है पर उसके मर्म को समझने की जरूरत है। कौन नहीं बट रहा है ये बताइए। सबसे बड़ी जीत हरियाणा में कहां हासिल की है? ममन खां, फिरोजपुर का 98,000। सुनिए, जहां पर मुस्लिम 80% है वहां 98,000 से जीते। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां हासिल की है? असम की धुबरी सीट से कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। 3 गुनी बड़ी जीत राहुल गांधी से हासिल की है। जाके चेक करिए, धुबरी में 90% मुस्लिम है। तो जो नहीं बट रहा है, एक को तो नहीं बांटना है। अभी बताइए, हिजबुल्लाह को लेकर प्रदर्शन हुआ, किसी ने विरोध किया? अगर यही बात हो जाए, बांग्लादेश पे क्यों बोलते हो? मगर हमास के लिए बोलो, हिजबुल्लाह के लिए बोलो। फिलिस्तीन के पक्ष में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव है। इन्होंने भी कनाडा का नाम लिया। कनाडा वालों ने इंदिरा जी के बारे में उनका असैसिनेशन करते हुए झांकी प्रस्तुत की थी। कोई इन्होंने आलोचना का एक प्रस्ताव पारित किया। या तो आपने विदेश नीति सरकार का, तो फिलिस्तीन पे क्यों बोले थे, फिर हमास पे क्यों बोले थे? इनका मतलब बहुत साफ है, 20% सहेज के रखना है, 80% बिखेर के रखना है। लेकिन इसमें क्या कंफ्यूजन क्या है? क्या आपको पता नहीं है कि मुस्लिम वोट आपको नहीं जाता है, उस तरफ जाता है? 2024 जो आप बार बार डुबरी की सीट की बात करें या नूह की सीट की, 92%, ये CSDS का डेटा है, मुस्लिम वोट 92% जाता है इंडिया गठबंधन को, आपको मिलता है 2%। खामियाजा भुगतते हैं नीतीश बाबू जैसी पार्टियां। आप बात समझिए, इंडिया गठबंधन को नहीं, डुबरी पे कौन जीतता था पहले? AIUDF के बदरुद्दीन अजमल, वो साफ हो गए, कांग्रेस जीत गई। ये बताइए, इमरान मसूद सपा में थे तब नहीं जीत पाए थे, अब आए सहारनपुर में वोट मिला सारा कांग्रेस को। इसीलिए मैं कह रहा हूं वहां पे कोई नहीं। अब सारी लड़ाई, इसलिए एक लाइन में मैं कहूंगा, एक लाइन में देखिए सारी बात क्या है, आप याद रखिए। अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा, कुर्सी के उद्देश्य हो गया। अंजना जी, एक 5 सेकंड का एक इंटरवेंशन, सिर्फ 5 सेकंड का, सिर्फ 5 सेकंड, 5 सेकंड में 50 सेकंड, कुछ नहीं, सिर्फ 5 सेकंड का। इन्होंने कहा कि हमास पर हम लोगों ने जो है वो किया, फिलिस्तीन पे कहा, नहीं सुना? अभी हमास पे कहा था, फिलिस्तीन मैंने कहा, अब इन्होंने करेक्ट कर लिया। और फिलिस्तीन पे भारत की सरकार का, सुनिए सुधांशु मिश्रा जी, और ध्यान से सुनिए, राज्यसभा के मेंबर हैं, अगर सरकार की जगह पे आप बच्चों को मिसलीड करेंगे तो नहीं चल पाएगा।
सुधांशु त्रिवेदी। हाँ सुधांशु जी, बिल्कुल अगर आप बच्चों को मिसलीड करेंगे नहीं चल पाएगा। बड़ी गलत बात है। मैंने कहा फिलिस्तीन का प्रस्ताव भारत की सरकार फिलिस्तीन पर जो भाव देती है, एक एक शब्द वही कांग्रेस देती है। इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अब मैं बताता हूं, अगर आप फिलिस्तीन पे बोलना चाहते हैं तो चीन ताइवान पे बोलिए, रशिया यूक्रेन पे बोलिए। आप किसी विदेश नीति पे नहीं बोलेंगे, सिर्फ फिलिस्तीन पे क्यों बोलते हैं उसका कारण सबको समझ में आता है। देखिए कमाल की बात है, पूरे डिबेट में इतनी देर तक जब बात हुई तो मुस्लिम शब्द कौन लेके आया इस डिबेट के अंदर पहली बार? सुधांशु जी। 80-20 की बात किसने की सबसे पहली बार? अभी तुरंत जब डिबेट 80-20 की किसने बात की? सुधांशु जी ने। ये वो लोग हैं जो समाज के अंदर बांट के राजनीति करना चाहते हैं, हमें आपको बांटना चाहते हैं। किस बात के लिए? सिर्फ सत्ता पाने के लिए। सत्ता मिल जाए इसलिए आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा सब में बांट दोगे, बटोगे तो कटोगे। ये कोई भाषा होती है क्या? ये भाषा है क्या? अपने घर में आप बोलोगे अपने बच्चों के साथ बटोगे तो कटोगे? नहीं बोल सकते आप, नहीं बोल सकते आप, तो यह समझाया जाता है, नहीं बोल सकते आप, बटोगे तो भाई भाई लड़ोगे तो मारे जाओगे। आप पेट में दर्द होने लगा क्यों पकड़े गए? अरे यही तो कहा इसलिए जाता है, परेशान हो गए। अब रुक जाइए अनेकता में एकता हमारा देश हमेशा से बोला जा रहा है। विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न वेशभूषाओं का देश है, विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जातियों का देश है, फिर भी हम सब एक रहते हैं। इसलिए हमेशा हम लोग कहते हैं ना, भाषा अनेक लेकिन भाव अनेक, भाव एक। यहां पे राज्य अनेक, राष्ट्र एक, बोली अनेक, स्वर एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, और रिवाज अनेक, संस्कार एक, चेहरा अनेक, मुस्कान एक। हम मुस्कान लाना चाहते हैं, सब पे एक सी मुस्कान होनी चाहिए, कोई नीचा नहीं, अगड़ा नहीं, पिछड़ा नहीं, कोई किसी का भेदभाव नहीं, हमारी मुस्कान होनी चाहिए। ये मुस्कान छीन लेना चाहते हैं। ये मुस्कान किससे छीन लेना चाहते हैं? इनकी भाषा शैली देखिए, मंच पे खड़े होंगे तो क्या बात करेंगे? कई बच्चों के बारे में नहीं बोलेंगे, किसानों के बारे में नहीं बोलेंगे, महिलाओं के बारे में नहीं बोलेंगे, बटोगे तो कटोगे, ठोक देंगे। ये भाषा शैली है। एक नेता ऐसी भाषा के इस्तेमाल करेगा तो समाज में क्या मैसेज जाएगा? क्या मैसेज जाएगा? कासगंज में क्या हुआ? आपका पुलिस सिस्टम फेल हुआ, आपकी सरकार फेल हुई, आपकी नाकामी की वजह से, आपके पुलिस सिस्टम की फेलियर की वजह से वहां पे एक हमारे आपके बीच का रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई, हत्या हो गई। क्योंकि आपने अगर सिस्टम पूरा मैनेज किया होता, रेकी की होती, एलआईयू डिपार्टमेंट आपका काम कर रहा होता, वहां पे आपकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट काम कर रहा होता। वो 21-20 साल का लड़का, 6 महीना पहले शादी हुई, हो सकता है नासमझ भी हो सकता है, किसने उसको उसकाया, किसने उसको उत्तेजित किया कि जाके चढ़ गया वो किसी के घर पे। और जब चढ़ भी गया था, अगर पुलिस सिस्टम वहां होती तो पुलिस सिस्टम उसके घर में घुस के जो वहां हत्या है उसको रोक सकती थी। क्यों नहीं रोकी आपका पुलिस ने? उसके बाद हत्या हुई, हत्या होने के बाद क्या हुआ? हत्या होने के बाद पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी किसी प्रकार का किसी का घर न जल पाए। लोगों के घर जला दिए गए, 150-200 घर जल गए, वहां पे गाड़ियां जल गई, मोटरसाइकिल जल गई, ट्रक जला दिए गए, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। किसी हम कहते हैं उसकी जो हत्या है इसकी सभी निंदा करते हैं। किसी की भी हत्या हो, चाहे हत्या रामगोपाल मिश्रा की हो या किसी का घर लूटा गया हो, हत्या क्या पुलिस कार्रवाई की भी तो निंदा करने लगते हैं? उस बात मेरी बात अभी रुकिए ना, अभी परेशान मत होइए आप। उसके बाद उन्हीं अपराधियों को आप पकड़ते हो, इनकाउंटर करते हो। पकड़ा ना आपने, अच्छा क्या आपने पकड़ा, लेकिन उसके पहले आपने क्यों नहीं पकड़ा? उसकी अगर उसकी मौत तो बच जाती ना, कम से कम उसकी मौत बचती। हमारे बीच में आज रामगोपाल मिश्रा होता, अगर आपकी पुलिस सिस्टम मजबूत होती, हमारे बीच में उन लोगों के घर नहीं जलते। अब उसके बाद आप राजनीति करने आ गए, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेके जिम्मेदारी किस पे दो रहे? फिर नफरत की आग लगाना शुरू कर दिया, नफरत की आग बोना शुरू कर दिया, फिर चिल्लाने लगे वहां पे। आपके चिल्लाने से पता क्या होता है? ये आने वाली जनरेशन है हमारी, इनको हम क्या देके जाना चाहते हैं? नफरत। नफरत। आप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं भाई? हम लोग इंसान हैं। नफरत बीजेपी बांट रही है, क्या आप उसमें भागीदार हैं? अब रुक जाइए, सब बहुत पहले हो गया, ज्यादा नहीं हुआ, ज्यादा नहीं होगा। नफरत का मामला है अंजना जी, नफरत की बात है। वेट कर रहे हैं। एक सेकंड, मैंने कहा हम लोग भी तो इंसान हैं, हमारे अंदर तो नहीं नफरत घुसती। कौन सा कोई इंजेक्शन लगवाते हो क्या नफरत का, कि उसमें इंजेक्शन लगाते हो उसके बाद नफरत की बात बोलना शुरू कर देते हो? हमारे अंदर क्यों नहीं आती वो बात? राजीव जी देखिए, जहां तक इस नारे का सवाल, रामचरितमानस प्यार से फाड़ रहे थे ना, नफरत तो नहीं थी क्या? कौन फाड़ रहा था? जहां तक कौन फाड़ रहा था आप बताओ? कौन प्यार से बोल रहा था प्रभु राम के बारे में? अच्छा, हम लोग सब बजाते हैं बाहर, आप लोग बात कर लीजिए। उन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला। अच्छा ठीक है, मेरे बाद बात कर लीजिएगा, फिर उनको बोलिए। अरे उनके बाद मृत्युंजय भाई आएंगे, थोड़ी चलेगा। और हम साथ इनके। पहली बात तो यह है कि इस नारे को लेकर अगर हम हरियाणा चुनाव को देखें, हमारा ये मानना है कि हरियाणा बेहतर चुनाव लड़ने का जो चुनावी रणनीति, टिकटों का वितरण, ओबीसी समाज को ज्यादा बड़ी हिस्सेदारी, दलितों के अंदर जो कुमारी शैलजा को लेकर कांग्रेस का शिखर नेतृत्व जिस तरह से उदासीन था, उसकी वजह से जो एक उनके अंदर जो एक नाराजगी थी, और
दूसरी तरफ जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस के खोखले वायदों को भी जनता ने पहचाना था, इसलिए कि जो इतिहास के अनेक ऐसे दृष्टांत हैं जहां इनके समक्ष अवसर था लेकिन ये नहीं कर पाए, और राजीव गांधी जी का चाहे वो संसद का भाषण हो या बाद के दिनों में जब जातीय जनगणना कराने के बाद 3 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं हो पाए, तो अब इन नारों से आप लोगों को जगा नहीं सकते हैं। हमें फक्र है कि मैं एक ऐसे राज्य से आता हूं जहां अगर नीतीश कुमार जी ने कहा वो करके दिखाया, और हम तो एनडीए में है, और जिस समय ये फैसला हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए की सरकार वहां थी, तो ये पूरा का पूरा चुनाव जो था वो जातियों के जोड़ तोड़ के आधार पर कांग्रेस समझती थी कि वो चुनाव निकाल लेंगे, लेकिन इस खेल में भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों के वितरण में ज्यादा समझदारी दिखाई, एक अच्छी रणनीति प्रधानमंत्री जी की ये बटोगे तो कटोगे आपको पसंद आ रहा है नारा या नहीं अच्छा लग रहा है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है देखिए, एक अलायंस के अंदर कई सवालों पर हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी राय हो सकती है, उनके नारे हो सकते हैं, उनकी प्राथमिकताएं हो सकती हैं। हम काम करते हैं न्यूनतम सहमति के कार्यक्रमों के आधार पर। तो हमारा ये मानना है कि इस नारे से ज्यादा हरियाणा की जीत सुनिश्चित करने में नेतृत्व की विश्वसनीयता और टिकटों का वितरण बेहतर रणनीति, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत। ठीक है मृत्युंजय जी, अब आप मोर्चा संभालिए। देखिए, जाति के आधार पर कास्ट सेंसस, और ये सवाल बहुत पहले भी आया कि 21 के पहले राहुल जी भी कास्ट सेंसस को लेकर इतना उत्साहित नहीं थे। आपकी पार्टी भी बिहार में हुआ जब इनकी सरकार थी, और उसके बाद से नंबर सामने आए जब आपकी सरकार थी जेडीयू के साथ। कास्ट सेंसस क्या जाति के आधार पर अगर वोटर बटेगा तभी विपक्ष के जीतने की स्थिति बनती है? ये भी तो उसका एक सेकेंडरी इफेक्ट है। देखिए, जाति के आधार पर बांटे या धर्म के आधार पर बांटे, बांट करके राज करना ये बीजेपी के फितरत में है। पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ये बीजेपी नारा नहीं देगी। तलवार बांटने वाली पार्टी कलम नहीं बांट सकती है, तो ये क्या करेंगे? ये नफरत बांटेंगे, ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान करेंगे। इसके अलावा इनके मुख से ये पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई तेजस्वी यादव जी कहते हैं, नारा देते हैं, इस पर तो बात ही नहीं करना है। यादव जी पढ़ाई बताते हैं, तो पढ़ाई तो देखिए अब 9वीं पास होने में भाई कौन सी बुराई है? कम से कम एंटायर पॉलिटिकल साइंस से तो नहीं है। देखिए, अभी मिर्ची लग गई। जब सियासत में ये फॉल प्ले करते हैं, फेयर प्ले इनसे उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो खेल के मैदान से आए हैं तो एक दूसरे को पास देकर आगे बढ़ाते हैं। ये कहते हैं या काटेंगे बांटेंगे, इससे ज्यादा का उम्मीद बीजेपी से कर ही नहीं सकता है देश, ये जानता है देश। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब इस तरह की बात करते हैं, अब योगी जी लगा रहे साइन बोर्ड, हमारे राजीव भाई कह रहे थे कि नहीं हम इससे नहीं है, हम अलग हैं। अरे भाई, आप इससे कैसे नहीं है? वहां हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल चुके हैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज बाबू, और वो कह रहे अब क्या करना है? वहां केंद्र सरकार ने बाढ़ राहत में आप गई थी, क्या स्थिति था, कितना पैसा दिया, आपदा क्यों नहीं घोषित किया? इस पर बात नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? अब हिंदुस्तान में कोई कह रहा है हिंदुओं के स्वाभिमान को खतरा है, इससे बड़ा आश्चर्य तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही। हिंदुस्तान में हिंदुओं के स्वाभिमान को ना कोई खतरा था, न है, न रहेगा। ये बीजेपी हिंदुस्तान का ये हिंदुस्तान इसलिए जाना जाता है कि ना हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहलाता। ये सब ज्ञान प्रवचन हिंदू मुस्लिम में इन नौजवानों के बीच में मन में नफरत मत फैलाइए, बात मत कीजिए, जोड़ने की बात कीजिए, आगे बढ़ने की बात कीजिए। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, अभी इन्होंने बाढ़ की विभीषिका को लेकर के बहुत सारी बातें कही, और आप बिहार में थी। देखिए, इस बार के जो हालात थे, ये एक ऐसी प्राकृतिक आपदा थी और जलवायु परिवर्तन का जो सीधा असर था, इस बार वो दिखा। और इसके बाद भी आपके नेता दुबई में थे, वहां गुलछर्रे उड़ा रहे थे, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी आप नहीं, उससे मतलब है। और नीतीश कुमार जी लगातार बिहार के एरियल सर्वे कर रहे थे, बिहार में कम्युनिटी किचन्स में जा रहे थे, वहां राहत केंद्रों में जा रहे थे,
लगातार आपने अपनी बात रखी ना, सरकार में नहीं आप अपनी बात रखी ना, ये आप कैसे और कर सकते हैं? स्वाभिमान यात्रा, सरकार गुलछर्रे उड़ा रही थी, ये बात मृत्युंजय जी, स्वाभिमान यात्रा, वो शब्द मुझे भी लगता है कि अच्छा नहीं है, अशोभनीय है, लेकिन ये तो सच है ना। मैं जिस दिन थी और आप लोग देख ही रहे थे, लाइव थे मेरे साथ, देख रहे थे, कहाँ थे? अब आपको सैल्यूट करते हैं। आपने उस विभीषिका में जिस तरह से पत्रकार नहीं वो पूछ रही है तेजस्वी जी कहाँ थे? सरकार के सामने रखा। अपने नेता को सैल्यूट करने का मौका क्यों नहीं मिला? तेजस्वी बाबू कहाँ थे? देखिए कहाँ थे आप बता दीजिए। अंजना जी, एक सेकंड सर, कहाँ थे? ठीक है, बाहर थे। कहाँ बाहर थे? अरे बाहर कहाँ? यहाँ भी गए थे किसी भी व्यक्तिगत कहाँ थे? निजी आपसे नहीं पूछा मैंने, गलत कीजिए, कहाँ थे? अंजना जी, निजी किसी कार्यक्रम में हम तो कोई भी जा सकता है। क्या यहाँ कोई प्रॉब्लम होता है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश रहते हैं तो कोई समस्या होती है तो क्या करते हैं कि कहाँ थे प्रधानमंत्री जी? नेता कहाँ जा रहे हैं? सरकार डबल इंजन कहाँ थी? अपने लोगों के साथ सरकार गायब थी। पहले सरकार के बैठे लोगों से जवाब पूछिए। आपने वहाँ रिपोर्टिंग किया है? प्रभावित इलाकों में काम कर रही थी सरकार। क्या कर रही है? स्वाभिमान यात्रा को लेकर हमारी पार्टी को तो छोड़ दीजिए, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने खुद भी अलग किया। इधर सुधांशु जी, वो कह रहे हैं कि आप आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ नफरत की सौगात छोड़ रहे हैं। इसका जवाब सबके आरोपों उन्होंने कहा ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। रघुपति राघव राजा राम गाते थे गांधी जी, और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भी गाते थे। बिरला मंदिर में गवाया। एक मस्जिद में गवाह दिखा दीजिए तो मान जाऊंगा कि चले गए मस्जिद में। बड़ी दिक्कत, इसीलिए मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है। सारे ज्ञान अब मैं बताना चाह रहा हूँ। मिर्ची लगती है मिर्ची लगी है साहब, अब मैं बताता हूँ। सुनिए, इनकी जातिगत गणना क्या है? सुनिए, इनकी जाति, अब देखिए बीच में मत बोलिएगा, मैंने किसी को नहीं बोला था। तीनों दलों की जातिगत जनगणना बता देता हूँ। आज समय इनकी पार्टी से संसद में 5 सदस्य हैं। अच्छा। एक अखिलेश भैया, एक डिंपल भाभी और 3 डिंपल भाभी के देवर। ये है, यानी सारी जातियां अनेक, सत्ता एक। अब सुनिए, उनकी पार्टी राजमाता राज्यसभा में, राहुल भैया लोकसभा में, अब दूसरी बहन जी लोकसभा में आने का तैयार। जातियां अनेक, सत्ता एक। अब सुनिए, सरकार जब चलती थी तो मुलायम सिंह जी, फिर मेरे भाई शिवपाल, मेरे भाई रामगोपाल जी, फिर मेरे बेटे अखिलेश, फिर मेरी बहू डिंपल, फिर मेरे भतीजे। अब सुनिए, इनके यहाँ पहले लालू प्रसाद यादव जी, फिर उनके साले चलते थे। क्या तरीका है भाई बीच में बहस करने का? लालू यादव जी, उसके बाद उनके साले साधु यादव जी, फिर उनकी पत्नी राबड़ी जी, फिर इनके बिटवा तेजस्वी जी, फिर दूसरे बिटवा तेज प्रताप जी, फिर बिटिया मीसा जी, और फिर एक और बिटिया रोहिणी जी। दुईठो बिटवा, दुईठो बिटिया, और कह रहे जातियां अनेक, परिवार ऐसे नहीं चल सकता है, ऐसे नहीं चलेगा। अभी 2 बिटिया को आपने भी मंत्री बनाया हरियाणा में। हाँ, मैंने कहा ना, सारी सत्ता एक। सीख राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीएम का पद परिवार के बाहर कभी गया हो तो अपने गिरेबान में अपनी जाति के पता चलेगा। नहीं देते, अपनी जाति के व्यक्ति को नहीं देते, बाकी जातियां छोड़ दीजिए। छोटा दो छोटी सी बात कह रहा हूं, एक शेर और 2 बातें छोटी छोटी। पहली बात तो इनकी जो है, बच्चों, बहुत साफ साफ हम बात कह रहे हैं। जिनका परिवार होगा वही अपने परिवार के काम को आगे ले जाएंगे। जो लोग कुंवारे होंगे वो बेचारे करेंगे क्या, जिनका परिवार है नहीं? गांधी जी ठीक है ना? नहीं तो गांधी जी नहीं ले गए थे। अब आप बीच में तो गांधी जी तो नहीं ले गए। सर, उनके राजमोहन गांधी भी हैं, उनके तुषार गांधी भी, सब सांसद बने थे। बिल्कुल बने थे। सरदार पटेल के राज्यपाल, बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद बाबू के बने थे। क्या ये बेवकूफी की बात कर रहे हैं भाई? क्या मणिबेन नहीं बनी थी? आप क्या पढ़ लिख के नहीं आते? परिवार होगा तो आप नाहलो जैसी बात कर रहे हैं। मणिबेन को नहीं जानते आप? सरदार पटेल की बेटी को, सरदार पटेल के बेटे को नहीं जानते आप? कितनी बार सांसद रहे बताइए? 3 बार रहे। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही इन्होंने। कहा कि मस्जिद में कोई रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, गवा के दिखा दे। मैं सुधांशु जी को इस मंच के माध्यम से, इन सारे बच्चों के माध्यम से खुली चुनौती दे रहा हूं और अपना साथ का निमंत्रण दे रहा हूं। लखनऊ आए और जिस मस्जिद में सुधांशु जी चाहें उस मस्जिद में ये भजन करवाऊंगा। क्या गवाह के वीडियो डाल? 1 मिनट बस, आप चलिए। नहीं, आप मेरे साथ चलिए, आप चल के देखिए। आप लोग जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसी पर मैं शेर कह के बात अपनी खत्म कर रहा हूं बच्चों। कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। और वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं हूं। और वो कह रहा है कुछ दिनों से खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी। वो कह रहा है कुछ दिनों से खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी। है उसकी आदत डरा रहा है, और है मेरी फितरत डरा नहीं।
चलिए 2-3 सवाल लेते हैं, उसके बाद जवाब। अच्छा दे दीजिए, क्योंकि पर्सनल आप पे ये क्या कह रहे हैं आज तक 76 साल में गवाह केक दिखा दीजिए। कारण जानते क्या है? आपने इतनी बार कोशिश की पर हैसियत नहीं कोई गवाह दे। आइए मेरे साथ, आप लखनऊ आइए का दिखाइए ना, आइए का, मैं क्या कह रहा हूं? जिस मस्जिद में चाहे खुली चुनौती है, हिंदू मुसलमान करेंगे, काटेंगे और बांटेंगे और राज करेंगे, अब नहीं चलेगा। अब मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं, सुनिए। इनका भी देखिए चेहरा देखिए, तो यही कहूंगा, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया। चलो दरिया तो मान लिया, अनुराग जी अपने आप को अपने आगे इतनी देर तक वही सुधांशु जी सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे टिके रहे, उसके नीचे उतरे ही नहीं। कह रहा हूं बच्चे, इनको हिंदुस्तान से कोई लेना नहीं। एक मिनट, हिंदू मुस्लिम से उतरे तो परिवार के अंदर घुस गए, अब परिवार की बातें करने लगे। भैया सांसद बन गए, भाभी सांसद बन गई, देवर सांसद बन गया, तो आपके पेट में क्यों दर्द है? आप नहीं बना पाए ना, इसी से दर्द है। अब हर डिबेट में गिनाते हैं, हर डिबेट में बच्चन की डिबेट उठा के देख लीजिए, हर डिबेट में गिनाएंगे अखिलेश जी बन गए, डिंपल जी बन गए, धर्मेंद्र जी बन गए, चाचा बन गए, हर डिबेट में इतना दर्द है, पेट फूल जाता है, फिर बोलने लगते, फिर शांत आता है। हाँ बोल दिया मैंने परिवार के बारे में। अरे जनता चुन रही भाई, लोकतंत्र में जनता चुनती है। और आपके यहाँ राजनाथ सिंह के 2 बेटे, एक विधायक राजनाथ सिंह खुद मंत्री, और आप उनके साथ रहते हैं, आप राज्यसभा पहुंच गए। बताइए शर्माइए थोड़ा बोलते हुए। मतलब सब साथ में रहते हैं और आप अखिलेश के साथ नहीं रहते, तो हम नहीं बने ना, हम नहीं, अभी हम नहीं है, आप उनके एडवाइजर हैं, आप उनके एडवाइजर हैं, बने ना, वैसे बने ना। कॉमेडी सही चल रही है। सुनिए, इनको भदौरिया जी को डिबेट की बजाय कॉमेडी शो में बुलाया जाए, ज्यादा ठीक रहता है। अभी नृत्य शैली में डिबेट करते हैं, अभी हमने टोक दिया, गिना दिया। राजनाथ सिंह के परिवार के जाने जाते हैं, खुद राज्यसभा में, बेटा विधानसभा में, क्या बोल रहे हैं बेतु की बात? आप ये परिवार की बात बोलते हैं, आप क्यों उनको टोक के दिखाइए? इतना टोकते हैं क्योंकि हम विपक्ष में, इसलिए आप उनको नहीं टोक पाते, मेरे बीच में चिल्ला रहे थे। हो गया शुरू आपका? हम नहीं, हम तो बात सही कह रहे हैं। हो गया परिवार पे चले जाते हैं। आइए गाना गाइए, गाना नहीं, मेरे परिवार कॉमेडी कीजिए, हंसेंगे लोग, ताली दिलाइए, नृत्य करिए। पूछे जल्दी। मेरा प्रश्न कांग्रेस प्रवक्ता जी से है। आपने कहा कि अंग्रेजों के बाद, आपका आरोप है अंग्रेजों के बाद बीजेपी का बांटने की वो कर रही, राजनीति कर रही है, तो अंग्रेजों के बाद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही थी, तो जब हिंदू मुस्लिम किसने किया? ठीक है, छोटा सा जवाब दे दीजिए। बेटा बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात कही। उस वक्त हिंदू मुस्लिम जनसंघ ने, हिंदू महासभा ने, आरएसएस ने, इन सब ने किया। हमने तो देश को एक रखने की कोशिश की। हमने तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर के राजकोट तक देश को बनाया। हमने सारी रियासतों को एक किया, सारी 562 रियासतों को एक करके एक हिंदुस्तान बनाया। भारतीय जनता पार्टी के लोग बांटते रहे और काटते रहे। जो कार सेवक और नागा शादियों पर शूट आउट होते थे, वो क्या था फिर? अच्छा ठीक है, चलिए। कानून के ऊपर अगर कोई काम करेगा, निश्चित तौर पर सरकार का काम जो होता है वो कानून की रक्षा करना होता है। बेटा ठीक से पढ़ के आना। सर मेरा सवाल सभी प्रवक्ताओं से है कि जातिवाद का जो मुद्दा है वो चुनाव आते ही बहुत ज्यादा प्रखर हो जाता है, तो इससे आप युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं कि जातिवाद बढ़ाओ, कटो बंटो, तो युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? 5 जवाब लेना थोड़ा मुश्किल है, 2 सवाल। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। बात डिवाइड एंड रूल की हो रही थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री अपनी रैली में कहते हैं कि आपकी भैंसें जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको दे दिए जाएंगे, तो इससे क्या संदेश मिलता है? और दूसरा बड़ा सवाल यही है मेरा कि क्यों जैसे ही चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं ऐसी धार्मिक राजनीति पर आतुर हो जाते हैं और ऐसे बयान देने लगते हैं? क्या कारण है कि वो कोई और बात नहीं करते हैं? ठीक है, बहुत सुंदर बेटा, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। 5वीं अर्थव्यवस्था हमारे जमाने में बने, इनके जमाने में $1 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, 100 बिलियन अटल जी के जमाने में पहुंचा, 500 बिलियन मोदी जी के जमाने में पहुंचा, आज 650 बिलियन हमारे जमाने में है। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारे जमाने में शुरू हुआ, इनके जमाने 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट हमारे जमाने में बने हैं। इंफोसिस पहली कंपनी जो कि अमेरिका की भारत आई, वो अटल जी के जमाने में आई। आज एप्पल आई तो मोदी जी के जमाने में आई, और कोने को छूने वाले टेक्नोलॉजी में हम सबसे आगे गए। न्यूक्लियर पावर हम बने, हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। वास्तविकता में समस्या क्या है? तो यही राजीव जी भी कह रहे थे कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जो काम है वो पहले से है, फिर ऐसे में ऐसे नारों की जरूरत क्या है?
बताता हूँ। वो नारों की जरूरत इसलिए है कि जाकर कोई हमारी बात न माने। 90 के दशक का कश्मीर देख ले, आज का असम का धुबरी, बरपेटा, करीमगंज देख ले, बंगाल का मालदा देख ले, केरल का मल्लापुरम देख ले, यूपी का कैराना देख ले, और मैं इनसे दावे से कहता हूँ आज जाकर अयोध्या भी देख ले अपने टर्म में। मैं कहता हूँ ये जितने सेक्युलरिज्म के सूरमा नेता हैं, आज बहराइच में क्या बोला गया कि वो मुस्लिम एरिया था तो उसमें से क्यों गुजरे? इस देश में मुस्लिम एरिया कहां से आ गया? इनको नजर आता है मुस्लिम एरिया से, फिर भी बोलने लगते हैं। हाथ उठाइए, हाथ उठा रहा हूं, लेकिन एसपी ने बोला। मैं आ रही हूँ, पूरा कमाल की बात कर। अब देखिए, इनके जमाने में मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम के दंगे के लिए हमारे लिए बात कहते हैं। लखनऊ में शिया सुन्नी का दंगा होता था और शियाओं का मदे साहबा का जुलूस रोक दिया गया। हमारे टाइम में शुरू हुआ जब भाजपा की सरकार आई सन 2000 में, और शांति से चलता रहा। आज बताइए, शियाओं का 35 साल के बाद कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस निकल पाया। ये शिया सुन्नी का दंगा भी नहीं रोक पाते हो मेरे भाई, क्योंकि आप हमेशा दंगाइयों के साथ रहते हो, क्योंकि वो थोक के वोट के सौदागर हो गया। बच्चे जानते भी नहीं है शिया सुन्नी क्या, इतना चिल्ला गए। यही देखिए बड़ी बात है, हिंदुओं के सारे भेद जानते हैं, शिया सुन्नी नहीं जानते। देखिए क्यों बांट रहे हो आप, देखिए शिया सुन्नी नहीं बटने देना है, शिया सुन्नी नहीं बटने देना है, बाकी सब बटना है। ये बांट के राजनीति करना चाहते हैं, इसीलिए इसे बार बार हर चीज को डिवाइड करते रहते हैं। जाति गिनाएंगे, धर्म गिनाएंगे। मैं आपसे इतना सीधी सी बात कह रहा हूं, आप गिना दीजिए। सुनिए, मैं आपसे इतना ही बोलता हूं, सुनिए ना, आप बोलने दीजिए। प्रभु परेशान हो गए, क्यों मुझे बोलने दीजिए, आप परेशान मत होइए। नहीं परेशान आप। बिहार में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू सरकार बनाए हुए है। मात्र 2 दिन पहले 20 लोग जहरीली शराब पी के मर गए, 37 लोग, और 5 या 7 लोगों की आंख की रोशनी चली गई। किस धर्म के थे बताएंगे? चैलेंज करके बताइए जनता को, बताइए किस। एक बार आपने आवाज उठाई? आपने आवाज उठाई एक बार भी? वो भी हिंदू थे। क्योंकि आप इस तरह की राजनीति करते, से आपको आईना दिखा रहा हूं, क्योंकि वो आपको सूट नहीं करता, इसलिए उनकी बात नहीं करते। 37 लोगों की मौतें हो गई, आप एक बार भी नहीं बोले। बोले आप पूरे डिबेट में, पूरा हो बोले गया, पूरे डिबेट में सवाल पूरा हो गया तो जवाब ले। शांत गदाधारी भीम। सबसे पहले मैंने पिछली बार जो नेता प्रतिपक्ष के लिए शब्द कहे, उसमें आपकी भी आपत्ति है और पैनल में आरजेडी की भी आपत्ति है। मैं वो शब्द वापस लेता हूं, लेकिन मेरा ये आरोप बिल्कुल अभी भी है कि तेजस्वी यादव एक गैर जिम्मेदार नेता है। अपनी जिम्मेदारियों का उन्हें एहसास नहीं है। जब भी बिहार में परेशानियों का समय होता है, वो बाढ़ का वक्त हो, सुखाड़ का वक्त हो, उस समय वो हिंदुस्तान में नहीं देखे जाते हैं। अगर दुर्भाग्य से हिंदुस्तान में है तो किसी पर्यटन स्थल पर ही वो दिखेंगे। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक जो घटना हुई है, जो मौतें हुई हैं, वो बेहद दर्दनाक हैं और हम सब आहत हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं देश में जहां भी होती हैं, हमारा पैमाना वही होता है। हम इन घटनाओं के लिए जवाबदेह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जब दूसरे राज्य भी होते हैं वहां करते हैं, और हमारे यहाँ भी एक रणनीति पर हम काम कर रहे हैं। वहां बाजाबता प्रोफाइलिंग हो रहा है पूरी घटना का। जो भी माफिया, बाहुबली अपराधी इस पूरी घटना को अंजाम देने में शामिल पाए जाएंगे, उन सबों में अनेकों की गिरफ्तारी हो गई और बाकी को लंबी सजा मिले, इस पर हम लोग पूरी तरह से अडिग हैं और इसके नतीजे आपको बहुत जल्द मिलेंगे। सर पता है, जब मैं सीतामढ़ी में गई थी बाढ़ को कवर करने, तो मुझे दिन में 2-3 लोग मिले थे जो शराब पिए हुए थे। ऐसी तो शराबबंदी है आपके वहां पर? देखिए, शराबबंदी को इस तरीके से भी हम लोग खारिज नहीं कर सकते। देखिए, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बिहार में अगर आप जो फंडामेंटल्स हैं, जिन इंडिकेटर्स के बल पर आप किसी राज्य की कानून व्यवस्था को देखते हैं, शराबबंदी के पहले और शराबबंदी के बाद महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं को देख लीजिए, सड़क दुर्घटनाओं को देख लीजिए, और दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य से जुड़े जो आंकड़े हैं, जिसमें जो भी इसके सेवन की वजह से जो बीमारियों के शिकार होते थे, उनकी संख्या में गुणात्मक बदलाव आया है। कहीं शिथिलता अगर हुई है तो वो लोग भी नपेंगे। मृत्युंजय जी, छोटा सा इसके बाद आपका सवाल है। अभी राजीव भाई बोल रहे थे, तेजस्वी यादव जी आपदा में नहीं रहते हैं। जनता के दिलों पर राज तेजस्वी यादव जी करते हैं। इसका प्रमाण है कि सबसे बड़े दल के रूप में तेजस्वी यादव जी को जनता ने आशीर्वाद दिया। तीसरे नंबर की पार्टी ये तेजस्वी यादव जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बड़ा स्ट्राइक पूछना चाहिए
कि सरकार बैठी है, मौत का तांडव हो रहा है, रोज पुल गिर रहे हैं, जहरीली शराब मिल रहे हैं, रोज गोली मारा जा रहा है लोगों को, रोज 1-2 दिन के बाद पुल गिर रहे हैं। इस पर सरकार चुप है। तेजस्वी यादव पार्टी है, अरे सरकार में अगर लोकसभा चुनाव में सरकार अगर नहीं चला पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए तेजस्वी यादव जी, सरकार चला कर दिखा देंगे। तेजस्वी यादव जी को सरकार। सुधांशु जी आखिरी सवाल। मेरा सवाल सुधांशु सर से है कि जैसे आए दिन भाजपा के नेताओं के बयान आते रहते हैं, चाहे योगी जी हो चाहे गिरिराज सिंह हो। अभी जो है योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, और गिरिराज सिंह अभी बिहार में स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए कि आप क्या सिर्फ हिंदुओं के नेता हैं? बीजेपी सरकार क्या हिंदुओं की नेता है? क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? क्या आप मुसलमानों के नेता नहीं है? तो ऐसी बातें क्यों करते हैं आप? मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए पहले भी कई बार बोल चुका हूं। पहली बात, उस यात्रा के संदर्भ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिहार के दिलीप जायसवाल जी स्पष्ट कर चुके हैं कि वो यात्रा भाजपा की नहीं है, उस भाजपा से उसका मतलब नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत है। आपने कहा हिंदू मुसलमान की बात, हम मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते। तो मैं बताना चाहता हूं, आज हमने आरिफ मोहम्मद खान साहब को राज्यपाल बना रखा है, और मैं चुनौती से कहता हूं पूरे पॉलिटिकल क्लास में कटिंग अकॉर्ड द पार्टी लाइन, उनसे बड़ा इस्लामिक मामलों का कोई विद्वान हो जो बात कर सके तो मैं चुनौती देता हूं। मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोगों ने राष्ट्रपति बनाया था। आप लोगों ने शायद अगर मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, उमैयद खलीफत और अब्बासी खलीफत के जमाने में बैतुल हिकमत होता था 10th सेंचुरी में बगदाद में, जब उनकी नॉलेज की पीक थी। उसके बाद से आज तक कोई इतना बड़ा साइंसदान नहीं पैदा हुआ। पिछले 800-900 सालों में जो डॉक्टर कलाम पैदा हुए, हमने राष्ट्रपति बनाया, तो ये लोग विरोध करते हैं। अभी 2015 में वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई थी, तो मोदी जी ने उनके परिवार को, उनकी पत्नी को बुला के सम्मानित किया था। इनमें से कोई उनके घर में कभी गया हो तो बताइए। सुनिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब सुनिए, अरे भाई पूरी बात सुनिए। 1947 में 15 अगस्त मुलायम सिंह यादव, फिर भी बोलने लगते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री और क्या तरीका है? अब मैं बताना चाहता हूं, फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे, मैं तो नहीं बोल रहा था। 15 अगस्त 47 को लाल किले पर पहली शहनाई बधाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने, उन्हें भारत रत्न मिला। 2001 में अटल जी की सरकार में 50 साल सेकुलर सियासत में कभी नहीं मिला। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में कितने गए बताइए? बुरहान वानी के नमाजे जनाजा में जाते हुए दिखते हैं। ये बताइए, अब्दुल रहीम खान खाना की जयंती नहीं मनाते, औरंगजेब की जयंती मनाते। इसलिए मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, झूठ बोल के निकल मामला कट्टरपंथी सोच और राष्ट्रवादी सोच। हम अच्छे और सच्चे मुसलमान के साथ है या अपराधी और आतंकवादी के साथ? अच्छा, बुरा, दो बातें सिर्फ इन्होंने कही। एक तो वीर अब्दुल हमीद की मैं सम्मान आपसे नहीं, आखिरी में हम लोग शेर एक आपके लिए है, बिस्मिल्लाह खान को भारत वो दोनों बताते। आप चिंता बताइए, दोनों बताइए, धैर्य रखिए, ठहरो। आपको मैं बताऊं, वीर अब्दुल हमीद के परिवार के घर मिलने के लिए कटिंग क्रॉस द पार्टी लाइन ऐसा कोई नेता नहीं है जिन्होंने वीर अब्दुल हमीद की पत्नी के साथ मुलाकात न करी हो। उसमें कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी और इवन भाजपा पार्टी। हम इस तरह इनके तरीके से थोड़ी है कि फर्जी बातें करें, भाजपा वाले भी गए, सभी लोग जाते गए नहीं, दिल्ली बुलाया प्रधानमंत्री आवास में। हम गए थे, आपने बुलाया था, ये फर्क हमारा। कब गए थे? 2015 में। दूसरी बात बुरहान वानी के लिए उन्होंने कहा, बुरहान वानी नाम के नहीं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, भागिए नहीं, वहीं पे आ रहे हैं, बताइए। नहीं, वहां पे ही आइए। दूसरा पॉइंट पहले बुरहान वानी ले लीजिए, काहे परेशान हो रहे हैं? नहीं, अभी उस्ताद बिस्मिल्लाह दोनों। अरे आप बुरहान वानी नहीं, मैंने याकूब में नहीं बोला। आप तय करेंगे क्या? बुरहान वानी बोला ही नहीं था, मैंने याकूब में नहीं बोला था। अनुराग को आप कहती रहती हैं, लेकिन राज्यसभा में कह सकती हूँ, टाइम खत्म हो रहा है, प्लीज सर। दूसरी बात बुरहान वानी पे बोला ही नहीं था मैंने। बुरहान वानी का इन्होंने कहा नमाजे जनाजा में कितने लोग गए। अब क्या हुआ कि बुरहान वानी के यहां 40 लाख रुपए लेकर के भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री उनके घर जाते हैं, कहते हैं भैया गलती हो गई, बुरहान वानी गलती से मर गया, आप 40 लाख रुपया ले लो। ये इनका ऑफिशियल स्टैंड है बुरहान वानी नाम के आतंकवादी के साथ, जो मैं पहले भी पार्लियामेंट में बोल चुका हूं। मुसलमानों को समझना चाहिए बोले थे कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा और किसी को किसी की अदावत ने मारा, और इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। चलिए इसी के साथ तालियों के साथ इस कार्यक्रम का आप सभी का बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।